हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दत्त शुक्ला, ट्रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा आपसे कि जब हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज किसी का करते हैं और उसकी प्रेगनेंसी जब आ जाती है, प्रेगनेंसी आने का मतलब होता है कि उसका अगर हम लोग डे 5 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 10वें या 11वें दिन में बीटा-एचसीजी का टेस्ट कराते हैं, जो कि 100 के ऊपर आ गया, मतलब हमारी प्रेगनेंसी आ गई। तो इसके बाद हमको क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं, जिनके लिए हमको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जब हम लोग आईवीएफ करते हैं, तो आईवीएफ करने के बाद हम लोग लिख कर देते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, कैसे आप अपनी लाइफ़स्टाइल को रखें ताकि हम इस प्रेगनेंसी को मैक्सिमाइज़ कर सकें, मतलब हमारे हाथ से प्रेगनेंसी जाए ना। जैसे हम लोग मना करते हैं कि कोई भी स्ट्रेनस या ताकतवर वाली एक्सरसाइजेज हैं, या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना है, या कुछ डिफ़िकल्ट योगा पोस्चर्स हैं, तो ये सब आपको नहीं करने हैं। बाहर का जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर टाइप की चीज़ें, या बासी खाना, या इस तरह की जो मैदे की बनी हुई हैं, या जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड होता है, या कुछ बाहर के सामान जैसे चाट, पकौड़ा, ये सब इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इनसे आपको लूज़ मोशंस वगैरह लग सकते हैं। जब लूज़ मोशन लगते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी को भी हानि होने की संभावना होती है। इसके अलावा क्या करना चाहिए? जैसे आपको पानी खूब पीना है, कभी भी ज़मीन पे नहीं बैठना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है। कोई झाड़ू पोछा करने से भी आपका पेट दबता है, जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कोशिश करना है कि इंडियन स्टाइल की लैट्रिन में ना बैठें, लेकिन मना नहीं है। अगर आपके यहाँ वेस्टर्न स्टाइल की कमोड नहीं है तो आप इंडियन स्टाइल की लैट्रिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा देर आपको ना खड़े रहना है, बहुत ज़्यादा देर ना आपको लेटे रहना है। कुछ ऐसा नहीं है कि बाईं करवट लेके लेटना है, दाईं करवट लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे रह सकते हैं। कोशिश करना है जब भी आपको बैठना है, कुर्सी पे, सोफे पे, तख्त पे, या किसी चेयर पे, या ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको घुटने ज़्यादा ना मोड़ने पड़ें। ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना है। पानी का इंटेक खूब रखना है। पानी के इंटेक के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, नारियल पानी भी पी सकते हो। नारियल पानी भी इनफैक्ट फ़ायदा करता है, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मिनरल्स बहुत एडिक्वेट मात्रा में होता है, बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है मिनरल। तो वो भी आपको हेल्प करता है डिहाइड्रेशन ना होने में, और इम्प्लांटेशन को इम्प्रूव भी करता है, ये भी देखा गया है। इसके साथ-साथ में आप जूस भी पी सकते हो, आप फ्रूट्स भी खा सकते हो जो भी मौसम के हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म अवॉइड करना होता है, क्योंकि उससे भी आपको खांसी जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है, जिससे आपके इम्प्लांटेशन में फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो हम प्रेगनेंसी जो आईवीएफ के बाद आती है उसके कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हमको आईवीएफ के बाद अगर प्रेगनेंसी हमारा बीटा-एचसीजी पहला पॉजिटिव आ गया है, तो उन चीज़ों के लिए हमको सतर्क रहना है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कभी-कभी क्या होता है, जब आपका बीटा-एचसीजी अच्छा आ गया, 200, 300, 400 के आस-पास आ गया, उसके 2-3 दिन बाद कंप्लेन आती है कि सर हमारे हमको ना 2-3 स्पॉट ब्लड के आए, या हमको ऐसा लग रहा है जैसे ब्लीडिंग हो गई है, या हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे से कुछ निकलता सा जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिम्पटम होता है तो तुरंत इमीडिएटली आप अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें। उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए बेड रेस्ट बताया जाए। बेड रेस्ट के साथ में कुछ इंजेक्शंस बताए जाएँगे, जैसे टेनेक्सा या ट्रांक्सिमिक एसिड, वो आपको जो कंसल्टेंट कहेगा उसी को फॉलो करना है। उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरॉन के आपको टैबलेट्स या इंजेक्शंस हो सकते हैं, जिनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बीटा-एचसीजी की वैल्यू बहुत अच्छी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस प्रेगनेंसी को ढंग से ग्रो कराने दें, ढंग से आगे बढ़ने दें, ना कि उसको हम लूज़ कर दें। जनरली ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में, अगर आपको ब्लीडिंग के स्पॉट्स वगैरह आए हैं तो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 या 3 एम्ब्रियो डालते हैं, तो जो भी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नहीं किया होगा वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के तौर पे बाहर निकलता है, या उस वजह से आपको ब्लीडिंग होती है। इसके बाद में 2 हफ्ते के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन्स है या प्रेगनेंसी कैसी है। उसमें बच्चे की हार्ट बीट वगैरह माँ और बाप सुनते हैं।
रेडियोलॉजिस्ट जनरली सुनाते हैं उनको। तो अब अल्ट्रासाउंड के बाद अगर कोई इस तरीके की तकलीफ होती है, क्योंकि इसके बाद पूरे 9 महीने का जो शेड्यूल होता है उसमें टाइम टू टाइम हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कराते रहते हैं जिसमें हम लोग फीटल वेलबींग, मतलब बच्चे की बनावट, बच्चे की धड़कन कैसी है, बच्चे की किडनी कैसी है, बच्चे का हार्ट कैसा है, बच्चे में कोई मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, बच्चे में कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है स्ट्रक्चरल, ताकि पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों लोग परेशान हो। वो आजकल नॉर्मल एंटीनेटल पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी वाले पीरियड में भी हम लोग केयर करते हैं। लेकिन जो आपकी आईवीएफ की स्पेसिफिक दवाइयाँ चल रही थी वो जनरली जो दो 8वें हफ्ते में यानी 2 महीने के बाद वाले अल्ट्रासाउंड के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें। ये तो मेजर प्रॉब्लम हो गई। कुछ माइनर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि लेग क्रैम्प होता है या सीवियर बैक एक होता है, या आपका मन अच्छा नहीं लगेगा, आपको बार बार उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो छोटी मोटी दवाइयाँ आप अपने कंसल्टेंट से पूछ के ले सकते हैं और उसका निवारण हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आईवीएफ की प्रेगनेंसी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।